क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 जल। बच्चों इसके पहले की जो इकाइयाँ हैं चैप्टर नंबर 15 तक जो है हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बच्चों तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उस पर जा करके आप देख सकते हैं, चैप्टर समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने जाना था कि जल की आवश्यकता क्यों है और उसकी हम क्या उपयोगिता करते हैं। साथ ही जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में भी हम जान चुके हैं और जल के भौतिक गुण एवं अवस्थाओं को भी हमने जान लिया है। और आज हमें पढ़ना है मृदु एवं कठोर जल के बारे में, उसका हम सामान्य परिचय जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कपड़ा धोते हैं, मान लीजिए कुएं के पानी में ना, या कहीं भी अलग स्थान पे, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई कोई पानी जो है वो साबुन जो है वो कपड़े के साथ में ज़्यादा झाग देता है और कभी कभी क्या होता है साबुन जो है वो वही साबुन जो है वो कम झाग देता है ना। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कई बार आपने ये भी देखा होगा बच्चों, अगर मान लीजिए कई बार आप जिस बर्तन में पानी गर्म करते रहते हैं बार बार, है ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसके चारों ओर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद जो है वो जमा दिखाई देता है, जम जाता है। किसी बर्तन में अगर आप पानी रखते हैं तो उस पर भी जमा हुआ दिखाई देता है। मग है, बाल्टी है, नल की टोटी है, उस पर भी कई बार आप देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद जो है वो कुछ जमा हुआ है ना। कहीं पर ये चीज़ अधिक देखने को मिलती है और कहीं पर चीज़ जो है ये कम देखने को मिलती है। तो वास्तव में बच्चों ये क्यों होता है? क्योंकि जल की भिन्नता जो है के कारण होता है। और जल की भिन्नता जो होती है उसमें घुले हुए लवणों के कारण होती है। तो जो लवण जितने ज़्यादा घुले होंगे उसी के आधार पर तय होगा कि वह जल जो है कठोर है या मृदु है। तो जल में जो लवण घुले रहते हैं, जो उपस्थित रहती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ लवण जो रहते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, ऐसे जल को क्या कहा जाता है? मृदु जल कहा जाता है। तो ऐसा जल जिसमें लवणों की उपस्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती है, ऐसे जल को मृदु जल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ अन्य लवण जो होते हैं जो हमारे लिए जो है कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं या जो है हानिकारक होते हैं, ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जल को किसी घरेलू जल शोधन युक्ति से शुद्ध करते हैं और उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। और शुद्ध करने से क्या होता है बच्चों? लवणों की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जो हमारे लिए फिर हानिकारक नहीं रह जाता या कम होता है। अब यहाँ पर बच्चों एक क्रियाकलाप किया गया है जिसमें 2 बाल्टी में हमने क्या लिया है? पानी लिया है। और एक बाल्टी के पानी में कुछ खनिज जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड जो है CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 है ना, मिला करके घोल दिया। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, दूसरी बाल्टी के पानी को वैसे के वैसे ही छोड़ दिया हमने। अब इसके बाद क्या किया है कि एक एक कपड़ा जो है दोनों में भिगो करके और उसमें क्या कहते हैं भिगो दिया है और उसके बाद उसमें साबुन लगाते हैं ना। तो जिस जल में जो है खनिज लवण घुले हुए हैं तो वह साबुन क्या करेगा बच्चों? कम झाग देगा। तो ये जो जल रहेगा वो क्या रहेगा? कठोर जल कहलाएगा। और जिस जल में कुछ नहीं घुला होता है तो वह साबुन के साथ क्या करता है बच्चों? अधिक झाग देता है। तो ये क्या कहलाता है? मृदु जल कहलाता है। अर्थात जल की कठोरता जो है वो हम उसके साबुन के झाग उत्पन्न करने की क्षमता से कर सकते हैं। अगर कठोर जल होगा वो निश्चित रूप से साबुन के साथ क्या करेगा? कम झाग देगा। नाम से स्पष्ट है मृदु जल, तो यानी अधिक झाग देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं जो ज़्यादा झाग दे रहा है वो मृदु जल होगा और जो क्या कहते हैं कम झाग दे रहा है वो कठोर जल होगा। अब इसके बाद जो है एक बीकर में क्या कीजिए? कठोर जल और दूसरे बीकर में जो है वो मृदु जल ले लीजिए। दोनों को 5 मिनट तक उबालिए। आप देखेंगे बच्चों कि जिस बीकर में कठोर जल था उसमें चारों ओर सफ़ेद रंग की पपड़ी जम जाएगी। ठीक है, और दूसरा बीकर जिसमें मृदु जल था उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कठोर जल का प्रयोग यदि बड़े पैमाने पर भाप बनाने के लिए जो है, अगर मान लीजिए किसी जो बॉबलर है उसमें क्या जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, उसकी जो तली होती है उसमें धीरे धीरे करके पपड़ी जमने लगती है सफ़ेद कलर की, है ना, जिसके कारण क्या होता है वो जल को भाप में बदलने के लिए अधिक जो है वो ईंधन खर्च होता है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह फट जाए। ठीक है, तो कठोर जल इसका मतलब क्या हुआ? वो उपयोगी नहीं होता है और ये उद्योगों के लिए भी बच्चों उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने जान लिया कठोर जल और मृदु जल के बारे में। अब हम ये सोचें कि इसको कैसे शुद्ध किया जाए या जो अशुद्धियाँ हैं उनका हम शोधन किस तरीके से कर सकते हैं। तो
आपने बच्चों कभी देखा होगा नदी या तालाब में तैरती हुई जो अशुद्धियाँ रहती हैं, जो अघुलनशील होती हैं ना, वो उसमें ऊपर तैरती रहती हैं। जीव जंतु उसमें जो मरे हुए हैं वो बहते हुए दिखाई देते हैं। पॉलीथीन की थैलियाँ दिखाई देती हैं। अपशिष्ट पदार्थ भी तैरते हुए देखे जाते हैं। कभी कभी गंदा पानी जो है वो सीवर वाला वो भी दिखता है। उद्योगों के कचड़े भी जो है नदी में बहा दिए जाते हैं ना। तो आप कभी सोचते हैं कि जब ये सब चीज़ें अगर उसमें मिली हुई हैं किसी नदी के पानी में, तो क्या वो पीने योग्य होगा? बताइए आप ही। तो पीने योग्य तो वो होगा नहीं। अब हम इन अशुद्धियों को दूर कर लेंगे। अब अशुद्धियों को दूर करना, रोग के कीटाणुओं से जल को मुक्त करना ही क्या कहलाएगा? जल का शोधन कहलाता है। यानी अशुद्धियों को दूर करना, रोग के कीटाणु जो है उनसे जल को मुक्त करना ही जल का शोधन कहलाता है। तालाब, नदी, झील, ये सभी जो है इन सब का जो है जो शुद्ध किया हुआ पानी है, शोधित पानी है, वही पीने योग्य होता है। और शुद्ध करने के बाद ही, शोधित करने के बाद ही पानी जो है आपके घरों में जो है वो नल के माध्यम से भेजा जाता है। अशुद्ध जल जो है वो नहीं पीना चाहिए। अगर हम अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं, गंदा पानी हम पीते हैं, तो उससे कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, अतिसार हो गया, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, ये सब जो है वो गंदे पानी के कारण जो है फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है अशुद्ध जल का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, उसे शुद्ध करके ही प्रयोग करना चाहिए। अब ये बात करते हैं कि उन जो अशुद्धियाँ हैं उनका हम शोधन किस तरीके से करें, या पानी को हम शुद्ध किस तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, पानी का शोधन करने के लिए जो है वो कई चरणों में उसका जो है वो शोधन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है घरों में नलों द्वारा पहुँचाने से पूर्व जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है तलछटीकरण। तो इसमें क्या करते हैं कि नदी का जो पानी है उसको पंप के द्वारा जो है एक टंकी में एकत्रित कर दिया जाता है। बड़ी सी टंकी रहती है, उसमें नदी का पानी भर दिया जाता है। अब क्या होता है, अब उस टंकी में कुछ देर बाद आप देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने किसी बालू को या मिट्टी को किसी पानी में घुला हुआ है, या मान लीजिए घुला हुआ, तो थोड़ी देर आप जब उसे रखेंगे, तो जब थोड़ी देर में आप देखेंगे धीरे धीरे वो भारी कण जो है, मिट्टी के कण जो है वो क्या होंगे, नीचे जो है वो बैठते जाएंगे। निलंबित जो अशुद्धियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर बैठ जाएंगी। तो यही होगा टंकी के पानी में भी। तो जो गंदगी होगी, वो जो धूल के कण होंगे, जो थोड़ा भारी कण होंगे, वो नीचे की तरफ बैठते जाएंगे। तो अशुद्धियाँ जो है वो नीचे छठी में जो है वो बैठती जाएंगी। अब ये प्रक्रिया जो है तेजी से हो, इसके लिए उसमें जो है फिटकरी, आपने भी देखा होगा घर में जब कभी कभी नलों में गंदा पानी आता है तो मम्मी लोग फिटकरी जो है उसमें मिला देती हैं। तो फिटकरी का जो है वो प्रयोग किया जाता है, घुमा देती हैं, तो उससे जो है थोड़ा फिटकरी जो है उनको तलछटीकरण में सहायता करता है, ताकि अशुद्धियाँ नीचे की ओर बैठ जाती हैं। फिटकरी का यहाँ देखिए बच्चों फार्मूला दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा आप। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ बाद में 3 लगा ना इसलिए इसको थ्राइस बोल रहे हैं बच्चों, और 24H2O। ये किसका फार्मूला है? फिटकरी का फार्मूला है। तो ये जो है इसका प्रयोग किया जाता है तलछटीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए। अब दूसरा मेथड क्या है, जो है छानना। अब क्या करते हैं, तलछटीकरण करने के बाद जो है वो अब छाना जाता है, क्योंकि नीचे तो कचरा आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ छानने के लिए क्या किया जाता है, छानने के लिए बच्चों तलछटीकरण के बाद जल को कोयला, जिसे कहा जाता है एक्टिवेटेड कार्बन, है ना, तो उसको लिया जाता है। कणों, रेत बालू के जो है वो परत बिछाई रहती है, तो उनसे होकर के जो है वो छाना जाता है, जिससे कि धूल और अघुलनशील अशुद्धियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। और जो एक्टिवेटेड कार्बन रहता है वो रंग तथा गंध को भी दूर करता है, मतलब उससे पानी आपका सफ़ेद दिखाई देगा। तो जो जनरली जो फ़िल्टर होते हैं, आपने देखा होगा कैंडल वाले जो फ़िल्टर चलते थे, और कुछ लोगों के घरों में होंगे भी बच्चों, तो उसमें यही होता है कि वो जो उसके अंदर जो है एक्टिवेटेड कार्बन वगैरह जो रहता है वो भरा रहता है, जिसके कारण वो उसका रंग, पानी अगर मान लीजिए मटमैला रंग है, पीला रंग का है, तो वो साफ़ होता है और गंध भी दूर होती है। और साथ ही जो है धूल और अघुलनशील अशुद्धियाँ भी जो होती हैं वो क्या होती हैं, धीरे धीरे करके वो मतलब हटती जाती हैं, और साफ पानी जो है वो नीचे जाता है। तो ये छानने की प्रक्रिया हो गई। इसके बाद तीसरी प्रक्रिया होती है क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है बच्चों, इसमें जो है जो मान लीजिए पानी है तो उसमें कीटाणु हैं, तो अगर कीटाणु वगैरह हैं तो उसको नष्ट करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, या क्लोरीन गैस जो है वो प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक,
क्लोरीन गैस जो है वो उसमें जो है गुजारी जाती है, प्रवाहित की जाती है। तो क्लोरीन गैस में जो उसमें ये गुण होता है बच्चों कि वो कीटाणुओं को नष्ट कर देती है ना। तो यह प्रक्रिया जो होती है, ये गुजारने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, क्लोरोनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है, क्लोरोनीकरण की प्रक्रिया किसे कहा जाता है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्लोरीन गैस से जो है पानी को गुजारा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस से, ताकि जो है पानी के में उपस्थित जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाए। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद बच्चों जल में जो है उपस्थित जो होते हैं कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए और भी प्रयोग किए जाते हैं रसायन, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, ओजोन हो गया, है ना। और जो पानी साफ, जो ऐसा करने के बाद, प्रक्रिया के बाद जो है पानी जो प्राप्त होता है वो साफ़ होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्ध जल को फिर पाइप के द्वारा जो है वो घरों पर पहुंचा दिया जाता है। तो और कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि पानी जो है आप उबाल करके पीजिए। तो पानी को उबाल करके भी शुद्ध किया जाता है घरों में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं, जल का शोधन हम कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, आपको सामने चित्र दिख रहा है जो कि जल शोधन संयंत्र का चित्र है। तो इसमें इस प्रकार से जो है वो प्रक्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। जल छठीकरण की प्रक्रिया की जाती है, फिर इसके बाद में उसमें क्लोरीनीकरण की, छानने की प्रक्रिया की जाती है। फिर उसके बाद फिटकरी वगैरह की टंकी रहती है, उससे गुजारते हैं, फिर छानते हैं, फिर क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया की जाती है। फिर कई ये बालू छन्नक वगैरह लगाया जाता है, उससे जो है वो छनता है पानी। फिर दोबारा क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया जाती है। फिर उसके बाद पंप वगैरह लगा करके बड़ी सी टंकी में भरा जाता है। फिर उसको जो है वो बड़े बड़े जो है पाइपलाइन के माध्यम से जो है वो कॉलोनियों में हर जगह जो है उसके बाद फिर जो है उसको भेजा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम जल में घुली अशुद्धियों को और उसका शोधन करते हैं और पानी को फिर सब जगह पहुंचाते हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।